और अब बात करते हैं ओमिक्रॉन की। अब आप कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से सावधान हो जाइए, जिसके बढ़ते हुए केसों ने चिंता बढ़ा दी है। ओमिक्रॉन के बढ़ते केसेस की वजह से न्यू ईयर के जश्न पर भी ब्रेक लग गया है और राज्यों में नाइट कर्फ्यू का दौर वापस लौट आया है। हमने आपको दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट का हाल दिखाया था। वहां अब प्रशासन कोरोना नियमों को लागू करवाने में जुट गया है। मार्केट में किसी प्रकार का एनफोर्समेंट नहीं करेंगे, ना ही कोई वोटिंग होकर गली वाला मार्केट में सामान बेचे। दिल्ली की सरोजनी नगर मार्केट का ये वीडियो जिसने भी देखा उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। लेकिन पुलिस प्रशासन की आंखें दिल्ली हाई कोर्ट की फटकार के बाद खुली। कोर्ट का आदेश हुआ है, माननीय आदेश, सामान जिस किसी का जब्त हो जाएगा और उसको रिलीज नहीं किया जाएगा। दिल्ली हाई कोर्ट और डीडीएमए के ऑर्डर्स के बाद दिल्ली पुलिस ने यहां पर सरोजनी नगर मार्केट में अपनी रेकी शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस चेक कर रही है कि यहां पर जो एस्टैब्लिशमेंट्स हैं अनऑथराइज्ड हैं वो पूरी तरीके से यहां से उठा दिए गए हैं या नहीं। दुकानों से कहा गया है कि ऑड एंड इवन सिस्टम लागू किया जाए। इसका मतलब ये है कि एक दुकान बंद रहेगी, उसकी बगल की एक दुकान खुली रहेगी। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच सरोजनी नगर मार्केट में बेतहाशा भीड़ कोरोना की तीसरी लहर को दावत दे रही थी। लेकिन अब यहाँ लोगों की भीड़ कम हो रही है और पुलिस प्रशासन के लोगों की संख्या बढ़ गई, जो मार्केट में ऑड इवन नियम को लागू करवा रहे हैं और लोगों को कोरोना के खतरे से आगाह कर रहे हैं। दुकानदारी ना करते रहे, जो मास्क होता है, एक आदमी जो एक्स्ट्रा है उसको रखे कि भैया वो नजर रखे। अवैध रेहड़ी पटरी वालों की दुकानें उठाई जा रही हैं। अनऑथराइज्ड जो रेडी पटरी वाले हैं उसको दिल्ली पुलिस यहां से उठा रही है और आप देख सकते हैं कि ये डीडीएमए के कानून के तहत यहां पर जितने भी लोग अनऑथराइज्ड तरीके से अपना सामान बेच रहे थे सरोजनी नगर में, उनको इस वक्त दिल्ली पुलिस उठा रही है। इस कानून के संज्ञान को देखते हुए यहाँ पर जिसका भी माल जब्त किया जाएगा एनडीएमसी द्वारा वो वापस नहीं दिया जाएगा, ऐसे दिल्ली हाईकोर्ट के भी ऑर्डर्स लगातार जारी है। सरोजनी नगर मार्केट में ऑड इवन आधार पर दुकानों को खोलने का आदेश प्रशासन ने दिया है, लेकिन ये सिर्फ मेकशिफ्ट अरेंजमेंट है, यानी ये नियम वीकेंड्स पर ही लागू रहेंगे। मंडे से नए ऑर्डर क्या होंगे, इसको लेकर अभी तक अधिकारियों के पास कोई साफ निर्देश नहीं है। मैडम, इस मार्केट में देखा गया है जो ट्रेंड है सैटरडे संडे और हॉलीडेज में ज़्यादा भीड़ होती है। यहाँ जो शॉपिंग के लिए क्राउड आता है ये 2 दिनों में ज़्यादा होता है। इसे देखते हुए ही डीडीएमए ने अभी जो ऑर्डर पास किया है उसमें 2 दिन के लिए रेस्ट्रिक्शंस लगाया है। तो अभी ऑड इवन वाला हम केवल डीडीएमए गाइडलाइंस के मुताबिक केवल 2 दिन ही लागू करेंगे। उसके बाद जैसी डायरेक्शन हमें मिलेंगी हम उस तरीके से काम करेंगे। रूटीन वाले दिनों के लिए जो अनऑथराइज वेंडर्स हैं, अनऑथराइज एनक्रोचमेंट है, हम उसे हटाएंगे, बिल्कुल क्लियर कराएंगे जिससे पैसेज क्लियर रहे, लोगों का मूवमेंट ठीक से रहेगा और इस तरह की जो हो रही थी भीड़ भाड़ और धक्का मुक्की टाइप की सिचुएशन उसको अवॉइड किया जा सके। दिल्ली की सरोजनी नगर मार्केट जिस भीड़ की वजह से लाइमलाइट में आई थी वो भीड़ अब बेहद कम रह गई है। लेकिन जिस तरह से अचानक दुकानों को बंद करवाया गया और लोगों को मार्केट में आने से रोका गया, उसको लेकर दुकानदारों की अपनी चिंताएं भी हैं और प्रशासन से नाराजगी भी। कब पता चला आपको ये सारे कानून यहाँ लागू होने वाले हैं? मैम, हमें रात को 12 बजे मीडिया के थ्रू पता चला कि एसडीएम साहब ने जो है सरोजनी नगर मार्केट को ऑड इवन कर दिया। ये फैसला बिल्कुल एक तरफा है। अगर यहाँ से अवैध रेडी पटरी हटती हैगी और ये बॉडी हॉकर हटते तो अपने आप यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग होती हैगी, पर आज देख रहे हैं तो बिल्कुल ही मामला उल्टा पड़ा। सुबह यहाँ के ये चीज़ पता चली, हमने ऑर्डर पड़े। अब क्योंकि कोरोना का मैटर हैगा मैम, ओमिक्रॉन फैल रहा है, ये भी पता चल रहा है कि केसेस बढ़ रहे हैं। अगर ऑड इवन करके सरोजनी नगर मार्केट को इससे बचाया जा सकता है या जो पीछे जो वीडियो वायरल हुआ था उसको रोका जाता है तो हमें मंजूर रहेगा। ओमिक्रॉन केस के मामले में दिल्ली दूसरे नंबर पर है। यहाँ 75 से ज्यादा केस ओमिक्रॉन के आ चुके हैं। हाईकोर्ट की फटकार के बाद सरोजनी नगर मार्केट की भीड़ को कंट्रोल किया जा रहा है। लेकिन दिल्ली ही नहीं बल्कि देश भर में कई ऐसी अनगिनत मार्केट्स हैं जहाँ की भीड़ पर सिस्टम की नजर पड़ना बाकी है। हेल्थ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगर ज्यादा क्राउडिंग होती है तो ये खतरनाक है। क्राउड मैनेजमेंट अगर नहीं किया जाता तो कोविड इन्फेक्शन बहुत ज्यादा फैल सकता है। लेकिन ग्राउंड जीरो पर क्राउड मैनेजमेंट के लिए क्या किया जा रहा है ये आप खुद ही देख सकते हैं। और यही जो हाल है
वो तमाम मुंबई के अलग अलग बिजी मार्केट प्लेसेस का है। ये तो हम आपको तस्वीर सिर्फ दादर की दिखा रहे हैं। यहाँ ना दुकानदारों को कोई फिक्र है, ना ग्राहकों को कोई फिक्र है। सोशल डिस्टेंसिंग की तो आप बात छोड़ ही दीजिए, जो मास्क होता है, बेसिक फेस मास्क, जो आपकी सबसे अहम प्रोटेक्शन कर सकता है, किसी का यहां तक, किसी का यहां तक, और किसी का तो है ही नहीं। ऐसे में आखिर किस तरीके से सावधानी बरती जाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। आने वाले दिनों में हेल्थ एक्सपर्ट्स ने कहा है कि केसेस तो और ज्यादा बढ़ सकते हैं, इसलिए बहुत अहम है कि नियम कानूनों को माना जाए। लेकिन ग्राउंड जीरो पर तो मानो नियम कानूनों की धज्जियां उड़ रही हैं। कैमरा पर्सन महेश मौर्य के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई आज तक। उत्तराखंड में कांग्रेस की कलह अभी शांत नहीं हुई कि बीजेपी में उठापटक शुरू हो गई। मंत्री हरक सिंह रावत के इस्तीफे के बाद उत्तराखंड बीजेपी में हलचल मची हुई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ऑल इज वेल का भरोसा दिला रहे हैं, लेकिन हरक सिंह रावत उनसे बात करने के लिए भी तैयार नहीं। परिवार की बात है, परिवार में कहा है। सीएम साहब भले ही घर की बात कहकर हरक सिंह रावत के इस्तीफे से मची हलचल को कम करने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन सच्चाई यही है कि बात अभी तक बन नहीं पाई है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दावा भले ही मिल बैठकर मुद्दा सुलझाने का हो, लेकिन अब तक नाराज हरक सिंह रावत से उनकी बात तक नहीं हो पाई है। नहीं ऐसी परिवार की बात है, परिवार में कहा है। सर, चुनाव नजदीक आते आते वो इस तरह की पॉलिटिक्स करने लगते हैं, तो क्या सरकार को प्रेशर में लेने का तरीका है? सब लोग मिल बैठ के बात कर लेंगे। देखिए, हर आदमी को लगता है अपने अपने क्षेत्र में काम होना चाहिए, और चूंकि चुनाव नज़दीक है तो सभी को लगता है कि मेरे क्षेत्र में काम होना चाहिए। अगर कोई कह रहा है कि मेरे क्षेत्र में काम होना चाहिए, तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र का दबाव भी होता है, कुछ कमिटमेंट भी होते हैं, तो उस पर हम लोग गंभीरता से विचार करें। सर, आप उत्तराखंड में कांग्रेस ने पार्टी के भीतर मचे घमासान को किसी तरह शांत किया, तो अब बीजेपी में नई लड़ाई शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि हरक सिंह रावत लंबे समय से कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज की मांग कर रहे हैं, जिसे लेकर ही बात इस्तीफे तक जा पहुंची। दरअसल कोटद्वार पौड़ी जिले में आता है, जहां पहले से ही एक मेडिकल कॉलेज है। ऐसे में कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज सिर्फ दो सूरत में बन सकता है। पहला ये कि कोटद्वार को नया जिला बनाया जाए, या राज्य सरकार अपने बजट से मेडिकल कॉलेज का निर्माण करे। चुनावी माहौल को देखते हुए राज्य सरकार ने मेडिकल कॉलेज के लिए बजट को मंजूरी भी दे दी। मेडिकल कॉलेज के बारे में भी काफी चर्चा हुई है, जो उनका मेडिकल कॉलेज है कोटद्वार का, और हमने कल ही उसकी स्वीकृति दे दी है कि 5 करोड़ रुपए उस कॉलेज के लिए जो है अब मुक्त कराए जाएंगे। कल कैबिनेट में जब कैबिनेट बैठक खत्म हुई, उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जल्दी उसका जीओ हो जाएगा। लेकिन कम राशि को लेकर हरक सिंह रावत की नाराजगी इस्तीफे तक पहुंच गई। हालांकि अब सूबे के स्वास्थ्य मंत्री हरक सिंह रावत को मनाने के लिए पूरे सम्मान की बात कह रहे हैं। ये उनका व्यक्तिगत मामला है कि वो क्या करेंगे, लेकिन राज्य में भारतीय जनता पार्टी को उनकी जरूरत है, और राज्य को भी उनकी जरूरत है, और वो हमारे एक अच्छे नेता हैं। चुनावी माहौल में बड़े नेता के इस्तीफे ने उत्तराखंड बीजेपी का सियासी ताप बढ़ा दिया है। चर्चा ये है कि देर रात खुद गृह मंत्री अमित शाह ने हरक सिंह रावत से बात की। हालांकि इस उठापटक के बीच हरक सिंह रावत ने चुप्पी साध रखी है, और कांग्रेस को इस बहाने बीजेपी सरकार पर हमले का मौका मिल गया। जिस सरकार में मंत्री की बातों को नहीं सुना जा रहा हो, जिस सरकार में मंत्री के कहने पर विकास कार्यों को अमलीय जामा नहीं पहनाया जा रहा हो, उस सरकार द्वारा प्रदेश के लोगों की जो आवश्यकताएं हैं या जो वादे सरकार ने किए हैं, वो कब पूरे होंगे, कैसे पूरे होंगे, तो ये वानगी है भाजपा की कथनी और करने की। हरक सिंह रावत के अगले कदम पर कांग्रेस की भी नजर है। वहीं चुनावों से ठीक पहले मुख्यमंत्री धामी भी कांग्रेस को कोई मौका नहीं देना चाहते, और अब बीजेपी के बजाय कांग्रेस को अपने घर में मची उठापटक पर ध्यान देने की नसीहत दे रहे हैं। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो लोग अपने ही घर में इतने उलझे हुए हैं कि वो पहले अपने घर से बाहर निकले, वहाँ तय करें कौन लीडर है, कौन किसके नेतृत्व में जाएंगे, कौन क्या करेगा। वहाँ पर अलग अलग तरीके की चीज़ें चल रही हैं। आज हैं रावत जी इतने सीनियर हैं, वो कह रहे हैं मुझे बनाओ, लेकिन वो पार्टी वाले बना नहीं रहे, उनको आगे कर नहीं रहे, तो उनकी व्यथा भी बड़ी हमको खराब लगती है कि भाई अगर रावत जी के साथ भी इस तरह का वहाँ पर हो रहा है। उत्तराखंड में चुनावों से पहले दिग्गजों के दांव कांग्रेस और बीजेपी दोनों की चिंता बढ़ा रहे हैं। पहले हरीश रावत ने कांग्रेस में हलचल बढ़ाई, अब हरक सिंह बीजेपी के सामने नया संकट लेकर आए हैं।
देहरादून से दिलीप सिंह राठौड़ के साथ आज तक ब्यूरो। क्रिसमस की रात पीएम मोदी आए और बच्चों को कोरोना कवच का उपहार दे गए। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने देश के नाम अपने संबोधन में कोरोना से देश को सुरक्षित रखने वाले पहली पंक्ति के शूरवीरों की सेहत को सलामत रखने के लिए प्रिकॉशनरी डोज देने का भी ऐलान किया, जिसकी सभी ने प्रशंसा की। क्रिसमस के बड़े दिन पर पीएम मोदी ने 15 से 18 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन का उपहार दिया और नए साल के पहले हफ्ते यानी 3 जनवरी से टीका लगने की शुरुआत भी हो जाएगी। साथियों, 15 साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। 2022 में 3 जनवरी बच्चों को वैक्सीन सोमवार के दिन से 15 से 18 पीएम मोदी ने अपने संबोधन में देश को ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे से आगाह किया। कहा, ऐसे में हमें सावधान रहने की जरूरत है। क्रिसमस संबोधन में पीएम ने देश के फ्रंटलाइन वर्कर्स की तारीफ की। कहा, कोरोना से इस जंग में देश को सुरक्षित रखने में उनका बड़ा योगदान है। ऐसे में सरकार ने ये फैसला किया है कि फ्रंटलाइन योद्धाओं को प्रिकॉशन डोज दी जाएगी, जिसकी शुरुआत 10 जनवरी से शुरू होगी। हम सबका अनुभव है कि जो कोरोना वॉरियर्स है, हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स, आज सुबह 11 बजे पीएम मोदी करेंगे साल के आखिरी मन की बात। कोरोना की तीसरी लहर की आहट पर दे सकते हैं संदेश। उनका बहुत बड़ा योगदान है। वो आज भी पंजाब के चुनावी कोरोना के मरीजों की सेवा में ठोकी ताल सभी अपना बहुत समय बिताया। ऐलान 22 किसान संगठन साथ। प्रिकॉशन की दृष्टि से सरकार ने निर्णय लिया है कि हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ प्रिकॉशन डोज भी प्रारंभ की। क्रिसमस की रात पीएम मोदी 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों के लिए भी प्रिकॉशन डोज उपलब्ध होगी। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने 60 वर्ष से ऊपर की आयु के कोरोना से देश को सुरक्षित रखने वाले कोमॉर्बिडिटी वाले नागरिकों को सलामत रखने के लिए प्रिकॉशनरी डोज देने का भी ऐलान किया, जिसकी सभी ने वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज का विकल्प उनके लिए उपलब्ध होगा। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में देश को बताया कि आज के बड़े दिन पर 40 करोड़ वैक्सीन के अभूतपूर्व और मुश्किल लक्ष्य को पार कर चुका है। नए साल के पहले हफ्ते 3 जनवरी से टीका लगने की शुरुआत भी हो जाएगी। साथियों, अफवाह, 15 साल से और डर पैदा करने के जो प्रयास चल रहे हैं, अब उनके लिए बचना चाहिए। वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। हम सभी देशवासियों ने 2022 में अब तक दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान चलाया। सोमवार के दिन से आने वाले समय में पीएम मोदी ने अपने संबोधन में हमें देश को इसको और गति देनी है। कहा, ऐसे में हमें सावधान रहने की जरूरत है। पीएम के ऐलान का बीजेपी सहित सभी दलों ने स्वागत किया और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि इससे कोरोना के खिलाफ जंग में मजबूती मिलेगी। वहीं अमित शाह ने सावधानी, सजगता और वैक्सीन पर जोर दिया है कि फ्रंटलाइन योद्धाओं को प्रिकॉशन डोज दी जाएगी, जिसकी शुरुआत 10 जनवरी से शुरू होगी। इन सारे सवालों का जवाब अब जनवरी 2022 से पहले आ जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री का बड़ा ऐलान, भारत तैयार है बूस्टर यानी कि तीसरी डोज के लिए। इस लड़ाई में आज तक ब्यूरो। सुरक्षित रखने में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे हालात में हमें सावधान रहने की जरूरत है। वहीं क्रिसमस के मौके पर पीएम मोदी ने बच्चों को भी गिफ्ट दिया। उन्होंने कहा कि 15 से 18 साल की आयु के बीच जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन शुरू होगा। अगले साल 3 जनवरी से इसकी शुरुआत की जाएगी। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की प्रिकॉशनरी डोज दी जाएगी, जिसकी शुरुआत अगले साल 10 जनवरी से की जाएगी। 60 वर्ष से ऊपर की आयु, साथियों, को 15 साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे डॉक्टर की सलाह पर अब उनके लिए देश में प्रिकॉशन डोज का वैक्सीनेशन प्रारंभ के लिए उपलब्ध होगा। 2022 मोदी ने अपने संबोधन में देश को बताया कि आज भारत 3 जनवरी करोड़ वैक्सीन के अभूतपूर्व और सोमवार के दिन कर चुका है। इसकी शुरुआत की जाएगी। आग्रह है, ये फैसला
कि अफवाह कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को तो मजबूत करेगा ही करने के जो प्रयास चल रहे हैं, स्कूल कॉलेजों में जा रहे हैं हमारे बच्चों बचना चाहिए और उनके माता पिता की चिंता सभी देशवासियों ने, हम सबका अनुभव है अब तक दुनिया का कोरोना वॉरियर्स वैक्सीनेशन अभियान चलाया, हेल्थ केयर आने वाले फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, हमें इसको और इस लड़ाई में देश को सुरक्षित रखने में पीएम के ऐलान का बीजेपी सहित सभी दलों ने स्वागत किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि इससे कोरोना के खिलाफ जंग में मजबूती मिलेगी। वहीं अमित शाह ने कोरोना के मरीजों की सेवा में 60 वर्ष के ऊपर अपना बहुत समय कोमॉर्बिड है, ये वैक्सीन इसलिए दी जाएगी। इन सारे प्रिकॉशन की दृष्टि अब जनवरी सरकार ने निर्णय लिया है आ जाएगा कि हेल्थ केयर का बड़ा ऐलान और फ्रंटलाइन वर्कर्स को बूस्टर यानी वैक्सीन की डोज के लिए प्रिकॉशन डोज भी प्रारंभ की जाए। इसकी शुरुआत कोरोना के नए 2022 को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी सोमवार के दिन से अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि ओमिक्रॉन के मामले कोरोना वैक्सीन का ऐसे हालात में ये भी अनुभव है। वहीं क्रिसमस के मौके पर पीएम मोदी ने बच्चों को भी गिफ्ट दिया। उन्होंने कहा कि 15 से 18 साल की आयु के बीच जो बच्चे हैं अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन शुरू होगा। अगले साल 3 जनवरी से इसकी शुरुआत लेना। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की प्रिकॉशनरी इसको ध्यान में रखते हुए जिसकी शुरुआत अगले साल 10 जनवरी 60 वर्ष से ऊपर की आयु के साथियों कोमॉर्बिडिटी वाले 15 साल से 18 साल उनके डॉक्टर की सलाह पर वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज का विकल्प उनके लिए उपलब्ध होगा। ये भी 2010 जनवरी से प्रारंभ होगा। 3 जनवरी को खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में जन विश्वास यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में सीएम योगी ने कहा कि पिछली सरकार ने गरीबों का पैसा मारकर दीवारों में चुनवाया। योगी आदित्यनाथ से बात की हमारे संवाददाता अशोक सिंह ने। योगी जी जन विश्वास यात्रा लेकर निकल पड़े हैं, हम सबका अनुभव है। उनकी इस यात्रा में बात करने के लिए हमारे साथ खुद मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी। योगी जी कितने कॉन्फिडेंट हैं आप यात्रा लेकर जन विश्वास यात्रा पाने के लिए या चेक करने? बहुत बड़ा योगदान 5 वर्ष वो आज भी 7.5 वर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने अपना बहुत समय देश के विकास के लिए, लोक कल्याण के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा और समृद्धि के लिए जो कार्य किया है वह अभूतपूर्व अभिनंदनीय है। और जनता जनार्दन के इसी आशीर्वाद को लेने के लिए हम लोगों ने जो कहा सो करके दिखाया। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की डबल इंजन की सरकार का लाभ प्रदेश और देश को प्राप्त हुआ है। इसके लिए जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेने के लिए जन विश्वास यात्रा आज फिर से पूरे प्रदेश के अंदर चल रही है और जनता जनार्दन का अपार आशीर्वाद की जो अधिक आयु वाले हैं। कितने कॉन्फिडेंट है आप इस बार चुनाव में? 100% कॉन्फिडेंट है लोग। भारतीय जनता पार्टी 325 का लक्ष्य अखिलेश कह रहे हैं 400 सीटें लेके जाऊंगा और वो कह रहे हैं कि योगी सरकार नहीं योग्य सरकार है। इसीलिए तो ध्यान में रखते हुए कैसी योग्य सरकार उनको चाहिए जिन्होंने प्रदेश को लूट करके गरीब का अन्न हो, गरीब का आवास हो, गरीब के विकास से जुड़ी हुई योजनाओं को उनके कैसे डकैती डाली होगी। इनके घरों की दीवारों से बरामद हो रहे सैकड़ों करोड़ रुपए इस बात के प्रमाण हैं। और जनता जनार्दन इन चीजों को भूलेगी नहीं। इन भ्रष्ट कारनामों वाले सरकार। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में चुनाव में मुद्दा लाल टोपी जिन्ना या विकास क्या रहेगा? देखिए भारतीय जनता पार्टी एक्सक्लूसिव बातचीत में सीएम योगी ने कहा राष्ट्रवाद, सुशासन और विकास के मुद्दे पर जनता जनार्दन का आशीर्वाद ली थी और उसको पूरा भी किया। जो कहा सो करके दिखाया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने उपलब्धियों के आधार पर जनता का आशीर्वाद फिर से मोदी जी के नाम पर या योगी जी के काम? देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी हम लोगों के नेता हैं। कितने कॉन्फिडेंट? मोदी जी का काम भी है, मोदी जी का नाम भी। अजय टेनी का मामला विपक्ष उठा रहा है लगातार, पार्लियामेंट चलने नहीं दी, इस्तीफे की मांग कर रहा है। देखिए विपक्ष अपनी नकारात्मक भूमिका के लिए फिर से मोदी जी के नेतृत्व हर एक भारत सरकार राजनीतिकरण करता है।
देश के विकास के लिए हम लोगों ने लखीमपुर राष्ट्र की सुरक्षा में जो भी न्यायिक कार्रवाई दुरुपयोग की है वह माननीय उच्चतम न्यायालय इसकी स्वयं निगरानी कर रहा है। जनार्दन के इसलिए अनावश्यक मुद्दे को तूल देने का कार्य कर रही है। जो कहा उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए वो सरकार के अनावश्यक बातों क्योंकि जी इनकम टैक्स के मामले को लेकर भी अखिलेश कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टियों की साइकिल तेज दौड़ पड़ी है, इसीलिए डर का माहौल बनाया जा रहा है और इनकम टैक्स से छापे डाले जा रहे हैं। देखिए प्रदेश के अंदर चल रही समाजवादी पार्टी पर हर व्यक्ति जानता है कि आय से अधिक संपत्ति का मामला पार्टी के नेताओं पर 100% ये बीजेपी ने नहीं 7.5 वर्ष पहले कांग्रेस की सरकार में दायर हुआ, तो स्वाभाविक रूप से लेके जाऊंगा और वो कह रहे हैं कि योगी सरकार नहीं, योगी सरकार के मामलों का इसीलिए उस समय मामला चल रहा था और वही मामले आगे बढ़ रहे हैं। चाहिए कानपुर में जो जिन्होंने पैसे मिले हैं 150 करोड़ के करीब, किसके इसीलिए कह रहे हैं ना, जनता जान रही है किसके पैसे। क्योंकि एक सवाल ये है, बड़ा एक फोटो वायरल हुआ था प्रधानमंत्री मोदी जी और आपका, आखिर प्रधानमंत्री क्या कह रहे थे? देखिए प्रधानमंत्री जी हमारे अभिभावक भी हैं और नेता भी हैं। इन चीजों को प्रदेश और देश के बारे में उनकी जो स्पष्ट सोच है, उस सोच को कैसे इम्प्लीमेंट किया है और कैसे आगे करना है, आखिरी सवाल योगी जी, जो छोटे छोटे दलों के साथ अखिलेश ने इस बार सरकार बनाई और उसके चाचा भी साथ आ गया, कैसा रहेगा ये गठबंधन, किस ढंग से? ये लोग 2017 में भी जनार्दन का आशीर्वाद ली थी और अलग कोई नहीं भी की है। जो कहा 2019 में महागठबंधन बना, इसलिए जनता ने महागठबंधन को पूरी तरह धूल चटाया है। 2022 के परिणाम आने दीजिए, योगी जी के काम आप देखेंगे, सभी लोग चारों खाने चित्त होंगे। आखिरी सवाल, किसानों का आंदोलन खत्म हो गया, आप लोगों ने सारी मांगे पूरी कर दी हैं, क्या फायदा होगा आपको किसानों के? किसानों का आशीर्वाद पहले भी भारतीय जनता पार्टी के साथ था, आज भी है और आगे भी रहेगा। ये थे योगी आदित्यनाथ, कैमरामैन रवि के साथ गाजियाबाद आज तक।